हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद फिर हम बायोकेमिस्ट्री हमें पढ़ना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी किताबों से हमें पढ़ना है, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद इसका वेटेज हम देखेंगे एमबीबीएस में भी, उसके बाद पीजी का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी, और जो बाहर से बच्चे अब्रॉड से आते हैं और एमसीआई का पेपर देखें उसमें भी हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का वेटेज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस हमारे एमबीबीएस सिलेबस में और फर्दर आगे चलकर कितना ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या कहती है? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी सब्सटेंसेस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। हमने देखा था, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ, टंग, फायरिंग्स, इसोफाइगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस, ये जो एक रास्ता है। माउथ, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस मसल को कौन सी आर्टरीज, वेन और नर्व सप्लाई करती है, ये सारी जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हम कहाँ पे देखे थे? एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी में हम देखे थे कि उसका सिस्टम, मैकेनिज़्म, किस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और किस तरीके से हम फूड खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और उसके बाद लास्ट में उसका एक्सक्रीशन होता है। अब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में हम जो फिजियोलॉजी में जो प्रोसेसेस पढ़ते उसी को हम एक सेलुलर लेवल पे उसकी स्टडी करेंगे और उसका हम केमिकल और फिजियोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उसको हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे और किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होती हैं और फर्दर वो हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ें मदद करती हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे चीज़ों को हम समझेंगे। मैंने फिजियोलॉजी में ही बताया था डाइजेशन का एग्जांपल लेकर के, उसी से हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम फूड में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। उसी का एक एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब भी हम लेते हैं हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में ये इसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बनाता है। उसके बाद ये हमारे लिवर में जाता है, लिवर में इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ये देखिए, फिजियोलॉजी में ये सारी चीज़ें हम पढ़े थे कि हमारे स्टमक में किन चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन अब इसका फर्दर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो करके जो हमारी बॉडी को नीड क्या है? ग्लूकोज की थोड़ी ज़रूरत है हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। अब ग्लूकोज से हमें एटीपी कैसे बनानी है, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, वो चीज़ें हमें पढ़नी है। वो चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक रिएक्शन को गौर से देखते हैं। हर एक रिएक्शन को कराने के लिए कोई ना कोई एंजाइम होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर उस एंजाइम की कमी होगी तो हमारा जो टारगेट हम नहीं पा पाएंगे, हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब टारगेट हम हासिल नहीं कर, फाइनल प्रोडक्ट हमें नहीं मिल सकेगा तो हम क्या पाएंगे? एनर्जी कम। इसीलिए जब भी हम रिएक्शन को देखते हैं, कोई भी टारगेट तक पहुंचने के लिए जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सारी रिएक्शंस को हमें जानना होगा और उसके अंदर जितनी भी एंजाइम मौजूद होती हैं, जितनी भी एंजाइम वर्क करती हैं, उन सारे एंजाइम का फंक्शन हमें जानना होगा। अगर एंजाइम कम हो गई तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों? इसलिए कि आगे स्टेप बढ़ेगा ही नहीं। जैसे ग्लूकोज हमारे लिवर के अंदर पहुंचा, हमारे सेल के अंदर इसका ब्रेकडाउन होता है। साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज से जो हमारा पाइरूवेट बनता है, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये देखिए, ग्लाइकोलिसिस ये हमारे साइटोसोल के अंदर होता है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, हम उन रिएक्शन के बारे में नहीं बात करेंगे। हम मोटी मोटी चीज़ें देखकर हम बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस आपको समझाएंगे। पाइरूवेट, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट से जो है एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है और उसके बाद ये एसिटाइल को एंजाइम ए हमारी बॉडी के अंदर क्रेब साइकिल के रूप में घूमने लगती है और हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देने लगती है। ये देखिए, रिएक्शन आपके सामने दिख रही है ग्लाइकोलिसिस की। हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है और अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेस प्रेजेंट है लेकिन ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही किसी भी वजह से, तो क्या आगे का रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या
हेक्सोकाइनेज एब्सेंट है, फिर भी ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर ये स्टार्ट ही नहीं हुई या ये रिएक्शंस आगे नहीं बढ़ी तो क्या हमारी बॉडी को ज़रूरत क्या? ग्लूकोज थोड़ी चाहिए हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। ग्लूकोज का हमारे सेल के अंदर ना उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद उससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी को हमारी सेल्स यूज़ करती हैं, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको एक्सक्रीट करके यूरिन और फीसेस के थ्रू उसको बाहर कर देती हैं। एनर्जी हमें यूटिलाइज़ करनी है, एनर्जी हमें हासिल करनी है। तो अगर ये प्रक्रिया हुई ही नहीं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना ही नहीं, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं बनेगी। तो ये अगर हेक्सोकाइनेज हमारी बॉडी में एब्सेंट हो गया तो फिर हमारी बॉडी में एटीपी नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिएक्शन अच्छे से जानते हैं तो फिर हमें फ़ौरन से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस पेशेंट के अंदर कौन से एंजाइम की कमी की वजह से कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं। आइए इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो हमारी आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। ये देखिए रिएक्शन पहले हम देख लेते हैं। ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बना, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन गया पाइरुवेट। पाइरुवेट से फिर इसका ब्रेकडाउन होता है और ये बनता है लैक्टेट के अंदर, ठीक है। लैक्टेट बनने की वजह से हमारा जो फाइनल एटीपी मिल पाता है इसके अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में, वो सिर्फ 2 एटीपी मिल पाता है। 2 एटीपी हमें काम क्या करता है? ये जो आरबीसी के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है इसको एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से जो है सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन अगर एटीपी हमें नहीं मिल पाया, क्यों? अब अगर जो एटीपी हमें सिर्फ 2 एटीपी मिल रही है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी मिल रही है? 2 एटीपी। अगर एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ से रुक गया, इस पॉइंट से रुक गया, यानी पाइरुवेट कौन बना रहा था? पाइरुवेट काइनेज। अगर पाइरुवेट काइनेज की डिफिशियंसी हो गई तो फिर ये प्रोसेस आगे नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी एटीपी नहीं बन पाएगी। अगर एटीपी नहीं बन पा रही है, पाइरुवेट काइनेज कम हो गया, एटीपी नहीं बन पाई, तो फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो पंप था सोडियम पोटेशियम पंप, ये काम नहीं कर पाएगा। जब ये काम नहीं कर पाएगा, सोडियम और वाटर का एक्युमुलेशन सेल के अंदर होने लगेगा और ये सेल जो है फिर फूलनी शुरू कर देगी और ये फिर फर्दर क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, जिसको हम हीमोलिसिस बोलते हैं, यानी आरबीसी का टूटना। और ये एक बीमारी कॉज करती है जिसको हम कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोलिटिक अनीमिया होने लगा तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? कि ये एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एटीपी का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की कमी की वजह से। अब देखिए कितना ज़्यादा ये हीमोलिटिक अनीमिया, ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, ये पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री से कैसे इंटरलिंक्ड हुआ, कहाँ तक? पैथोलॉजी तक। ये है बायोकेमिस्ट्री। जितनी भी बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मेडिसिन तक या हमारी पैथोलॉजी तक पहुंचाता है। फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी तक पहुंचाने के लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत जिम्मेदार है। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। लोग छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। समझ आया एग्जाम्पल कैसे कैसे जो है हीमोलिटिक अनीमिया हो गया। ये चीज़ें अगर हमें बायोकेमिस्ट्री से नहीं पता होगी, ये चीज़ें सिर्फ हम पढ़ते हैं कहाँ पे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। हीमोलिटिक अनीमिया तो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहिए, बायोकेमिस्ट्री छोड़िए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लिंक रिएक्शन में, लिंक फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी को, पैथोलॉजी में और पैथोलॉजी से फिर मेडिसिन में लिंक करने के लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत ही जिम्मेदार हो जाता है। इसके बाद हम बुक के बारे में जान लेते हैं। जो इंडियन राइटर की बुक है सत्यनारायण, इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मेटाबॉलिज्म पढ़ने के लिए आप जो है सत्यनारायण को प्रीफर रखें। उसके बाद जो है हर्पर है, लिपिनकॉट है, उसके बाद DM वासुदेवन है। ये क्लिनिकल पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है। DM वासुदेवन काफ़ी प्यारी बुक है और इसका जो वेटेज है नीट PG में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इससे बस, और लेकिन इंटरलिंक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। MCI में 16 से 17 क्वेश्चन इसके रहते ही रहते हैं, इसीलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है MCI के लिए या फिर अब्रॉड वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।